नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के संग में। और आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की बुवाई से लेकर गन्ने की खेती की। जी हां किसान भाइयों, होशंगाबाद के पवारखेड़ा के अखिल भारतीय राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र में हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर अनिमेश चटर्जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश दूरदर्शन के इस मंच पर। और सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे, राष्ट्रीय अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र में हम मौजूद हैं, और यदि गन्ने की बात की जाए तो जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सिलसिलेवार तरीके से गन्ने के विषय में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, ये तो आपने अच्छा सवाल किया। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका भी हमारे गन्ना के बढ़वार में बिल्कुल मतलब उसका जो परिलक्षण है प्रभावित हो रही है। मगर गन्ना आपको जैसे मैं बता दूं काफ़ी हार्डी क्रॉप है और मौसम की उतार चढ़ाव के हिसाब से ये बहुत अनुकूल है। और मध्य प्रदेश का जो आपका जो यहाँ का जो वायुमंडल और वातावरण है यहाँ के हिसाब से बिल्कुल फिट है। और मैं आपको ये बताता हूँ, ये हमारे मध्य प्रदेश का जो पूरा हिस्सा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। गन्ना को 5 भागों में जोन के हिसाब से बांटा गया है। गन्ने की खेती के हिसाब से हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें 5 बड़े बड़े गन्ना उत्पादक राज्य जो हैं वो आते हैं। महाराष्ट्र उनमें प्रमुख है, गुजरात है, और जो दक्षिण भारत के प्रमुख हैं जिसमें कोयम्बटूर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आप लोग तो जानते हैं, वो तो विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान केंद्र है और गन्ना प्रजनन केंद्र के नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम जातियां उन्हीं के सहयोग से हम लोग विकसित कर रहे हैं। और जहां तक आप प्रश्न है आपने उसका पूछा मुझसे क्लाइमेट का, देखिए क्लाइमेट का असर तो हर क्रॉप में पड़ रहा है, वैसे गन्ना भी उससे अछूता नहीं है। मगर क्योंकि गन्ने C4 प्रजाति में आती है, ये फसल आती है, तो इसमें उतना ज़्यादा दूसरे फसलों के मुकाबले कम असर है। और बुवाई का समय जो हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं मध्य प्रदेश के लिए, वो हमारा शरतकालीन और दूसरा होता है बसंतकालीन। जी। तो शरतकालीन गन्ना अब हमारे किसान भाइयों ने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि वो अक्टूबर नवंबर में ज़्यादातर उसकी बुवाई होती है। बुवाई की टेक्निक वगैरह हमारे किसान भाई आप बहुत अब प्रशिक्षित हो चुके हैं। कई बार हम भी गए हैं गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में, अब वो अच्छे से लगा रहे हैं। अभी जो वास्तविक स्थिति है, शरतकालीन जिन्होंने गन्ना बो लिया है अक्टूबर नवंबर में, सबसे अच्छा मध्य प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त समय है जी। अभी जो वहाँ स्थिति है, अंकुरण होके लगभग 90 दिन का दिया, अक्टूबर 2nd वीक तक में लगा दिया होगा, तो 90 दिन के आसपास के लगभग फसल हो गई है। वो कल्ले फूटने चालू हो गए जी। अब उनमें एक हल्की मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता है ये वर्तमान में। जी डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे, यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों के मन में सवाल ये रहता है कि आखिर कौन सी मिट्टी का चयन करना चाहिए। देखिए, अपने मध्य प्रदेश में ज़्यादातर काली भारी मिट्टी है और ये हमारे गन्ने के लिए उपयुक्त है। जल निकासी जिस ज़मीन की अच्छी है वैसी ज़मीन को हम गन्ना फसल के लिए उपयुक्त मानते हैं। जी। जल निकास अच्छा हो, पानी उस पर बैठे ना, क्योंकि बढ़वार को वो प्रभावित करती है। ऐसे वो कह रहे हैं काली मिट्टी हो, थोड़ा सैंडी सॉइल हो, तो भी इसमें मतलब मिट्टी का इसमें कोई उतना ज़्यादा वो नहीं है। मगर अपने मध्य प्रदेश के हिसाब से जो यहाँ के जलवायु और मिट्टी है उसके हिसाब से बहुत उपयुक्त है गन्ने के फसल के लिए। मिट्टी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। कुछ जगह ज़रूर, जैसे नरसिंहपुर जो उनमें काली मिट्टी है, वो गर्मियों में चटक जाना, ये सब, ये तो सॉइल मैनेजमेंट अपने फसल उत्पादन तकनीकों को अपनाने से इन सब समस्याओं से अपन पार पा सकते हैं। ऐसा कुछ खास उसमें दिक्कतें नहीं आती हैं। मगर जहाँ तक काली मिट्टी का सवाल है, इस फसल के लिए बहुत उपयुक्त। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा सर समझना चाहेंगे, यदि रोगों की हम बात करें या बीमारियों की बात करें तो देखा गया है कि रोगों का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है फसलों के ख़राब होने में। अब इसमें समझना चाहूँगा कि आखिर किसान भाई इससे अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, अपन बहुत बीच की चीज़ें छोड़ के सीधे अपन रोग और उस पर चले गए हैं। रोग का जहाँ तक प्रश्न है, अभी भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। मुख्य जो इसके प्रमुख रोग हैं, लाल सड़न और उकटा,
जिसको हम अंग्रेजी में रेड रॉट और विल्ट कहते हैं। जी। ये 2 प्रमुख रोग है। ये हमारे मध्य प्रदेश का जो मुख्य गन्ना उत्पादन क्षेत्र है नरसिंहपुर का, यहाँ आ गया है, परिलक्षित हो रहा है। मगर बात इसमें यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कुछ हमारे किसान भाइयों की गलतियाँ हैं जिसके कारण ये चीज़ वहाँ पे आई है। हमने कभी जातियों का उपयुक्त चुनाव नहीं किया है जी। और हमें बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा बोलने में। वहाँ जातियों का कॉम्प्लेक्स बहुत गलत है। कहीं से भी कुछ भी वैरायटी ले आ रहे हैं, किसी भी जोन की वैरायटी ले आ रहे हैं, 2-3 साल हो रहा है, फिर रोग ग्रसित हो रहा है, गन्ने की रिकवरी भी कम हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, उचित बीज और उपयुक्त जाति जो हमारे यहाँ के लिए रिकमेंडेड हैं, जो अनुशंसित हैं, सिर्फ उन्हीं का प्रयोग करें तो है। एक बार ये रोग आ गया तो इसका कोई डायरेक्ट इलाज नहीं है। जी। तो हम शुद्ध बीज, और जब हम लगाएं तो बीज को उपचारित करके लगाएं। बीज उपचार करते हैं, उसमें हम लोग 2.5 ग्राम बेविस्टिन क्लोप्रिड जी नाम की कीटनाशक है, 1 लीटर में आप 5 ml वो लें और 2.5 ग्राम बेविस्टिन फफूंदीनाशक, जी। इसका घोल बना के आप उसको 15 से 20 मिनट, जो गन्ने के टुकड़े हम बनाते हैं बीज हेतु, उसको आप 20-25 मिनट उसमें डुबो के रखें। फिर उसको आप हल्का सा बाहर निकाल के और उसको थोड़ा सा पानी उसका निथर जाए, उसको फिर आप बीज हेतु खेत पे लें। तो ये आपको सावधानियां बरतनी होंगी। और रोग जितने रोधी जातियां हैं, जी। सिर्फ उन्हीं जातियों का प्रयोग करें। अब जातियों की बात आती है तो बता दूं, जो भी प्रचलित जातियां अपने मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित हैं, पुराने में भी बहुत सारी जो हमारे नेशनल लेवल की जो जातियां हैं, को JN 86-600 जो हमारे यहाँ की रिलीज है, इसी अनुसंधान केंद्र से विकसित हुई है। और लेटेस्ट अभी 2016 में हमने को JN 9505 हमारे यहाँ से अनुशंसित की है, और बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ है। पर्टिकुलरली सारे रोग कीट के प्रति ये रोधक है। साथ ही गुड़ हेतु जो किसान गन्ना पसंद करते हैं, जी। उनके लिए भी उपयुक्त है। दोनों ही जातियाँ हमारी जो हैं वो मध्यम देर से पकने वाली जातियाँ, मतलब 12 महीने वाले, 12 महीने उससे ऊपर तक। जी। जातियों की पकाव के अवधि के हिसाब से भी हम लोगों ने उनको वर्गीकृत किया हुआ है। तो उस वर्गीकरण को अभी यहाँ पे अपने को उतना ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बोनी हो चुकी है। अब जो आगे आने वाली बसंतकालीन बुआई चालू हो चुकी है, इसमें ज़रूर हम जो मैं जातियों का बोल रहा हूँ, इनका थोड़ा हमारे किसान भाई थोड़ा ध्यान दें। और बीज हम लोग दे रहे हैं। और हम ये भी बता दें, हमारे नरसिंहपुर में बुहानी गाडरवारा के पास जो है, जी। वहाँ पे भी एक हमारा स्थानीय स्तर पे राज्य लेवल का अनुसंधान केंद्र है गन्ने का, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं बीज के लिए। जी। तो वैसे लेट हो गए हैं हम काफ़ी, तो समय निकल गया है। जी। यदि वहाँ उपलब्ध है और थोड़ा बहुत हमसे भी संपर्क करें, हमारे पास जो बचा है अभी, उसमें से यदि हमारे पास कुछ होगा तो वो हम अपने से थोड़ा दे देंगे, जिससे वो वहाँ अपने खेत पे ले जाकर उसको बढ़ा लें और अगले साल उसकी एरिया बढ़ा लें। बिल्कुल। तो यहाँ बीज की बात निकलकर सामने आई है। और मित्रों, सबसे पहले यदि बीज की हम बात करते हैं तो समझने वाली बात होगी कि बीज का आखिर उचित चयन कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब समझना चाहेंगे, किसान भाई, बहुत अच्छा प्रश्न उचित किया आपने। चयन आखिर बीज का कैसे किया जाए? जो है बीज के प्रति हमारे गन्ने में जागरूकता है ही नहीं। गन्ने के जो बीज हेतु फसल होता है वो अलग लगता है, अलग तरीका होता है उसको लगाने का, और उसकी आयु है पकने की, नहीं पक पाए 8 महीने की फसल। जी। और सबसे उपयुक्त समय है यही जनवरी एंड फरवरी में लगा लें, बीज वाले की बात कर रहा हूँ। और जब वो 8 महीने की उम्र में आ जाए तो आप ले। हो क्या रहा है हमारे यहाँ 10 महीने 12 महीने पके गन्ने में वो कर ले, और पूरे गन्ने का वो प्रयोग करते हैं, मतलब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का वो करते हैं। नीचे आपको मालूम है शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है जी। तो वहाँ पे जो आँखें होती हैं उनका अंकुरण प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। तो गन्ने के खेत में जो हमें हर हेक्टेयर में प्रति हेक्टेयर में हमको जो गन्नों की संख्या मिलनी चाहिए, जिसको हम मिलयोग समझते हैं, उसकी संख्या कम हो जाती है। तो बीज बनाने हेतु आप अलग से फसल लें, और उसका सही ये है ये बीज वाला फसल 8 महीने का हो, और उसको आप पूरे का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरे पार्ट को आप 2 आँख के टुकड़े बना के आप उसको बीज हेतु प्रयोग कर सकते हैं। जी। हो ये रहा है जब वो पुराने गन्ने
ले रहे हैं उसमें नीचे से अंकुरण प्रभावित हो रही है और उसके कारण लोगों को उपज में कमी दिखती है और शक्कर की मात्रा जो हम गुड़ बनाने में या फैक्ट्री वाले उसको रिकवरी के रूप में प्रस्तुत है वो हमारे खेत में चला जाता है, बेकार हो जाता है। तो दोनों तरीके से नुकसान है, शक्कर का भी नुकसान हो रहा है। उसका ये सलाह है, यदि आपको 8 महीने की फसल आपने बीजू नहीं ली है तो आप गन्ने के नीचे के हिस्से को बीज हेतु प्रयोग ना करें जी। ऊपर वाला हिस्सा लें और नीचे वाला हिस्सा या तो आप फैक्ट्री बंद या गुड़ बना रहे हो तो गुड़ में उसका प्रयोग करें तो आपको गुड़ की रिकवरी भी अच्छी मिलेगी। और खेत पे यदि आप ऊपर वाला गन्ने बीज हेतु प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको अंकुरण भी अच्छा मिलेगा और आपका जो ईल्ड नीचे के गन्ने के कारण प्रभावित होती है वो चीज़ आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और एक लंबा दीर्घकालीन अनुभव आपको है। ये भी समझना चाहेंगे आपके माध्यम से, यदि हम बात करते हैं गन्ने की, तो आपके जो कार्यकाल इस दौरान अभी तक रहा है, क्या नवाचार इस दिशा में किए गए हैं किसान भाइयों के लिए? देखिए, हर साल हम यहाँ पे नए गन्ना जाति का विकसित करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ हमारे यहाँ गन्नों में फूल आते ज़रूर हैं मगर ये फर्टाइल नहीं होते हैं, यहाँ पे बीज बन नहीं पाता। इसके लिए हम लोग से हमारा नहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे राज्य वाले भी कोयम्बटूर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में हम अक्टूबर नवंबर में जाते हैं, वहाँ हम लोग क्रॉस बनाते हैं। उसका बीज, ट्रू बीज, मैं ये बताऊँ, गन्ना बीज अपन जनरली उसके तने को काट के बनाते हैं, वो करते हैं। हम बोले ट्रू बीज जो बीज बनता है उससे हम लोग विकसित करते हैं, क्रॉस वहाँ बनाते हैं, यहाँ लाते हैं, यहाँ उसको उगाते हैं, उसमें से फिर हम सिलेक्शन करते हैं। तो एक जो वैरायटी है वो एक गन्ना कहलाता है, एक बीज से एक गन्ना निकलता है। अब आप सोचिए, उस एक गन्ने से आप इतनी बड़ी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं जी, एक गन्ना, उसको हम लोग आगे बढ़ाते बढ़ाते, और जो हम लोग को सिलेक्शन क्राइटेरिया, हमारे किसान को उपज ज़्यादा चाहिए, शक्कर अच्छी चाहिए, रोग रोधी चाहिए, साथ ही कीटनाशी मतलब रोधी भी होना चाहिए, सारे हम लोग उसमें समावेश करते हैं। और जो हमारी सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया है, उसमें जो भी जाति इन सब चीज़ों में खरी उतरती है वो फिर हम आगे बढ़ा के किसानों के हेतु अनुशंसित करते हैं। ये तो जी, मतलब थोड़ा संक्षिप्त में मैंने आपको
कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया। तो लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं किसान भाइयों तक सही से सही बीज पहुँचाने के, और किसान भाइयों तक जानकारी भी पहुँचती है। लेकिन सर, यदि इस अनुसंधान केंद्र की हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश में देखा गया है कि लगातार गन्ने की खेती तेज़ी से विकसित हो रही है। इस अनुसंधान केंद्र का आखिर क्या योगदान देख रहे हैं आप? भाई देखिए, आपको मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। कोई ज़माना था, डॉक्टर जेटी राव जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं, निदेशक, वो कहते थे कि मध्य प्रदेश में पुरानी जातियों का म्यूज़ियम है जी। इस अनुसंधान केंद्र से वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब हम दो तरीके से जातियां विकसित कर रहे हैं। कुछ अखिल भारतीय स्तर के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे भी हम अच्छी जातियों का चुनाव करके हमारे जो प्रदेश के किसानों के लिए उपयुक्त है उसको हम यहाँ भी टेस्ट करते हैं और वो भी हम किसानों को देते हैं। मैं बता दूं, जैसे कोसी 671, 86-032 बहुत लंबे एरिया में है, नरसिंहपुर में अच्छी वैरायटी है, गुड़ के लिए भी उपयुक्त है। ये सब अखिल भारतीय अनुसंधान में जो उभर के आई हैं ये उन जातियों में से है। और मैं जो अपने बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ से इस स्टेशन से विकसित किया है। किसान भाइयों के कई अनसुलझे सवाल रहते हैं और मैं समझना चाहूँगा आपके माध्यम से, कई किसान भाई आपसे आते होंगे, मिलते होंगे, क्या उनकी मुख्यतः समस्या रहती है और क्या उनका निदान रह सकता है? एक अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो वह है जो अच्छी जातियों का उनके पास तक नहीं पहुँचना एक बहुत बड़ी समस्या है। ले दे के पूरे मध्य प्रदेश का हम ही एक अनुसंधान केंद्र है जी। दूसरा हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बुहानी में खुला है जी। वो अभी बिल्कुल मतलब अंकुरण अवस्था में है जी। यहीं से हमने मटेरियल उनको दिया हुआ है और लगभग मैं ही उसकी भी देखभाल करता हूँ। हमारे कुछ जूनियर साथी हैं जो वहाँ उसका काम देख रहे हैं। ये जातियों का जो प्रॉब्लम हमारे किसान भाइयों को आता है, इसमें हमको इनको तो अपना बीज उत्पादन का खुद का कार्यक्रम मैंने आपको बताया, इनको कैसे लेना है वो खुद बनाएं। 1/10वां हिस्सा वैरायटी का फील्ड में छोड़ दें, उसको वो अपने खेत में बीज हेतु आगे बढ़ाएं जी। बाकी उनको जो गुड़ बनाना हो गुड़ में या फैक्ट्री भेजना फैक्ट्री भेज 1/10वां हिस्सा खेत का तो उनको अपने अगले बीज के लिए रखना होगा। ये वो है। बीजू फसल अलग से लेना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया जी, जो बीज फसल की उम्र 8 महीने अपने मध्य प्रदेश के हिसाब से उपयुक्त है, उस चीज़ का ख्याल रखें। और यदि केस मान लीजिए उनका उम्र बढ़ जाती है किसी जाति की, आप नहीं काट पाए, कुछ नहीं लगा पाए, बढ़ गई, तो आप ऊपरी हिस्से को ले, नीचे के हिस्से को आप बीज में हेतु प्रयोग ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। इस चीज़ का पालन करेंगे तो किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। या रोग कीट का जहाँ तक प्रश्न है, यदि शुद्ध जाति और बीजोपचार करके लगा रहे हैं तो दिक्कत आएगी नहीं। कोई भी जाति बिना सोचे समझे ना लगाएं, ये मेरा हमारे किसान भाइयों से बहुत गुजारिश है जी। सोच समझ के ले। नहीं आती पूछते, मेरे फ़ोन नंबर भी मैक्सिमम लोगों के पास है जी, और संपर्क करते भी हैं जी। वो ऐसी कहीं किसी को समस्या आती है तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरे साथी लोग हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपको आप लोगों की सेवा के लिए हैं ही, हम लोग कर क्या रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आपके तरफ से जो भी समस्या आएगी हमारे बस की होगी, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, विभिन्न पहलुओं पर आपने बहुत अच्छे से अपने विचार यहाँ पर साझा करे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, उम्मीद ये की जा रही है डॉक्टर साहब के द्वारा तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब दिए गए हैं और उम्मीद ये की जा सकती है कि भविष्य में उन जानकारियों को आप आत्मसात करेंगे और जो आपकी समस्याएं आ रही हैं सामने, उन समस्याओं को दूर करने में भी ज़मीनी स्तर पर फलीभूत वो तमाम बातें, तमाम योजनाएँ साबित होंगी। इसी के साथ इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा, मुख्यमंत्री। चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से शुरू। बीजोत्पादन एवं प्रसंस्करण विषय पर कार्यशाला संपन्न। जायद मूंग में कीट नियंत्रण और मक्का की उत्पादन तकनीक। किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सभी जिलों में गेहूं उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं अग्रिम रूप से सुनिश्चित की गई हैं। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समय पर किसानों की फसल का उपार्जन हो और उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।
उपार्जन फसल के तुरंत परिवहन की भी व्यवस्था की जाएगी। इंदौर एवं उज्जैन संभाग में 22 मार्च से और शेष संभागों में 1 अप्रैल से गेहूं उपार्जन का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस बार 4763 केंद्र पर उपार्जन की व्यवस्था की गई है। चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से शुरू। प्रदेश में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से प्रारंभ किया जा चुका है, जो 15 मई तक चलेगा। इस बार उपार्जन का कार्य मार्गफेड करेगा। चने का समर्थन मूल्य 5,100 रुपये, सरसों का समर्थन मूल्य 4,650 रुपये और मसूर का समर्थन मूल्य 5,100 रुपये प्रति क्विंटल है। चने का उपार्जन 14,51,000 टन, मसूर का 1,37,000 टन और सरसों का 3,90,000 टन अनुमानित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान अपनी उपज को बेचने से वंचित न रहे और सभी किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर हो। किसानों को भुगतान न होना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे दोषी व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क की जाकर उन्हें जेल भेजें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, उन्हें इस बार उपार्जन कार्य न दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत वर्ष की तरह इस बार भी स्व सहायता समूहों तथा कृषि उत्पादक समूहों को उपार्जन कार्य दिया जाएगा। बीजोत्पादन एवं प्रसंस्करण विषय पर कार्यशाला संपन्न। नाबार्ड भारत सरकार के अंतर्गत संचालित सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में बीजोत्पादन एवं प्रोसेसिंग विषय पर 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण महिला स्व सहायता समूहों के लिए रायपुर करचुलियान विकासखंड के गोरगांव ग्राम में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर ए.के. पांडे ने स्व सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं से आग्रह किया कि वे बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में ज्ञान अर्जित कर उक्त तकनीक का अंगीकरण कर इसे एक उत्तम व्यवस्था के रूप में विकसित करें। बीज उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय बीज का प्रकार, पृथक्करण, दूरी, रोगिंग आदि सस्य विधियों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण डॉक्टर बी.के. तिवारी, सस्य वैज्ञानिक, कृषि विकास केंद्र रीवा ने प्रदान किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीज प्रसंस्करण का महत्व एवं कम लागत की पर्यावरण अनुकूल जैविक कृषि विधियों को प्रायोगिक ढंग से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया। बीज उत्पादन से संबंधित कीट व रोग नियंत्रण एवं मधुमक्खी पालन के महत्व की भी जानकारी दी गई, जिसमें 30 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जायद मूंग में कीट नियंत्रण। जायद मूंग में फली बीटल और कंबल बीट फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की 5 से 10% की हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए क्विनालफास 1.5% चूर्ण की 8 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ भुरकाव करें व क्विनालफास की तरल दवा 15 लीटर के पंप में प्रति पंप 30 लीटर दवा के घोल का स्प्रे 20 से 25 टंकी प्रति हेक्टेयर करें। मक्का की उत्पादन तकनीक। मक्का एक प्रमुख अनाज वाली फसल है। धान एवं गेहूं के पश्चात तीसरी प्रमुख अनाज वाली फसल मक्का उत्तम जल निकास एवं पर्याप्त जल धारण क्षमता वाली सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। 6.5 से 7.5 pH मान एवं पोषक तत्वों से भरपूर काली एवं दोमट काली मिट्टी इसके लिए श्रेष्ठ कही जाती है। जलमग्नता की स्थिति निर्मित होने वाले खेत मक्का के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा नमी युक्त उच्च तापमान मक्का की वृद्धि एवं उत्पादन में सहायक होते हैं। गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के पश्चात सूर्यताप से भूमि को उपचारित होने दें। मानसून आने पर कल्टीवेटर एवं डिस्क हेरो या देसी बखर की सहायता से 2-3 बार जुताई कर खेत को भुरभुरा समतल कर लें। खेत की तैयारी के दौरान अंतिम बखर के पूर्व रासायनिक उर्वरक की वांछित मात्राएं भूमि में मिला दें। मक्का की उन्नत जातियों में डेक्कन, गंगा 5, गंगा सफ़ेद 2, जवाहर मक्का 216, जवाहर मक्का 12, किसान, विक्रम, सोना, विजय, अंबर, जवाहर मक्का 13, HQPM 1, HQPM 2 प्रमुख हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।